Bismillahirrahmanirrahim. This is MediX-ray going to start with some important definition और complete definition of general pharmacology. General pharmacology के अंदर कुछ definitions हैं like drug. Drug क्या है हमारे पास? Substance that act on the biological system at chemical level and alter their function. वो चीज़ें जो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर एक्ट करेंगी और उनके फंक्शन को मॉडिफाई करेंगी, उनको हम कहते हैं ड्रग्स. ड्रग रिसेप्टर क्या हैं? वो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे पास ड्रग जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगी और अपना काम परफॉर्म करेंगी, उसको हम कहेंगे रिसेप्टर. डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या है? फेज ऑफ ड्रग मूवमेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द टिश्यूज. साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे हमने ड्रग दी है, ओरली दी है, वहाँ से ब्लड के अंदर जानी है, टिश्यूज़ के अंदर जानी है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहेंगे. इसके अलावा आता है एलिमिनेशन फेज. एलिमिनेशन फेज वो है जिसके अंदर ड्रग को इनएक्टिव किया जाएगा और उसको बॉडी से रिमूव किया जाए. तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या हुआ? वो फेज जिसमें ड्रग मूव करेगी साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से टिश्यूज़ में. एलिमिनेशन फेज द फेज ऑफ ड्रग इनएक्टिवेशन और द रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी थ्रू मेटाबलाइजेशन और एक्सक्रीशन. इसके बाद हमारे पास आता है परमिएशन. परमिएशन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि ड्रग थ्रू द बायोलॉजिकल मीडियम, यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से जब ड्रग परमिएट करेगी, इसको हम कहते हैं परमिएशन. इसके अलावा होती है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय इनक्लोजिंग इट द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो सेल के बाहर से आ रहा है वो एंडोसाइटोज होगा और उसको सेल जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले लेगा. इसको हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे. जैसे हमने देखा था, क्या चीज़ एंडोसाइटोज हो रही थी, एग्जाम्पल ही नहीं याद आ रही, खैर. और एक्सोसाइटोसिस है एक्सपल्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वेजिकल इन द सेल टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस. सेल के अंदर से कुछ चीज़ें वेजिकल की फॉर्म में सेल के बाहर फेंक दी जाएंगी, लाइक एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जैसे रिलीज होता है. इसके बाद हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स. फार्माकोकाइनेटिक क्या है? द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग. बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगी, वो फार्माकोकाइनेटिक्स है. इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन आ जाता है. उसके बाद हमारे पास बायो डिस्पोजिशन टर्म्स भी यूज़ की जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, यानी कि मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के लिए हम बायो डिस्पोजिशन टर्म भी यूज़ करते हैं. फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी. ड्रग बॉडी पे क्या कर रही है? रिसेप्टर इंट्रैक्शन कर रही है, डोज रिस्पॉन्स फिनोमेना दे रही है और थेराप्यूटिक और टॉक्सिक एक्शन अपने प्रोड्यूस कर रही है. ये हमारे पास है फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स हम लोग काइनेटिक्स हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, डायनेमिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे. इसके बाद हमारे पास हैं 3 अदर डेफिनेशन लाइक म्यूटाजेनिक, कार्सिनोजेनिक और ट्राइटोजेनिक. म्यूटाजेनिक वो हैं जो कि म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, एन इफेक्ट टू द ऑन द इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल म्यूटेशन इन डीएनए करके तो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसानों को सेल को म्यूटेट कर दिया जाता है. म्यूटाजेनिक हो गया. कार्सिनोजेनिक वो जो कि मैलिग्नेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखेंगे, और टेराटोजेनिक वो जो कि हमारे पास डेवलपमेंट के दौरान यूट्रो डेवलपमेंट एंड इफेक्ट ऑन द यूट्रो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इससे हमारे पास जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम जो कहेंगे उसको हम कहेंगे टेराटोजेनिक, जो कि नॉट जनरली हेरिटेबल. ये जो हैं ये हेरिटेज के अंदर नहीं आते. इसके अलावा हमारे पास कुछ कंसेप्ट हैं प्लेसिबो, सिंगल ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी. प्लेसिबो क्या है? हमारे पास इनएक्टिव डमी मेडिकेशन होती है जो कि हमारे पास एक्टिव मेडिकेशन के फॉर्मूले के और रिजेंबल कर रही होती है, लेकिन उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट कोई नहीं होता. यानी कि सिंपल जैसे कोई भी ड्रग हम देंगे लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होंगे पूरे, लेकिन वो अपना इफेक्ट नहीं करेगी, डमी मेडिकेशन के तौर पे एक्ट करेगी, इसको हम प्लेसिबो कहेंगे. इसके साथ हमारे पास 2 स्टडीज रिलेटेड हैं, सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड. सिंगल ब्लाइंड स्टडी के अंदर ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं और सब्जेक्ट्स होते हैं. अब जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं ना, वो कुछ लोगों को अपनी मेडिसिन देते हैं और कुछ लोगों को प्लेसिबो वाली मेडिसिन देते हैं, यानी कि नॉन इफेक्टिव मेडिसिन देते हैं. लेकिन उन लोगों को पता होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो उन लोगों को पता होता है कि किन लोगों को हमने प्लेसिबो दी और किन लोगों को एक्टिव ड्रग दी है. इसको हम सिंगल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं. डबल ब्लाइंड स्टडी कहते हैं जिसमें हमारे पास थर्ड पार्टी को पता होता है कि कौन सी ड्रग किनको प्लेसिबो वाली जा रही है और किनको हमारे पास इफेक्टिव ड्रग जा रही है. ना तो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल जो ले रहे हैं, जो कि हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको भी नहीं पता होता और सब्जेक्ट्स को भी नहीं पता होता. ना इन्वेस्टिगेटर को पता होता है ना सब्जेक्ट को पता होता है, इसको हम डबल ब्लाइंड स्टडी कहेंगे. इन्वेस्टिगेटर को पता है, सब्जेक्ट को नहीं पता, तो इसको हम सिंगल ब्लाइंड स्टडी कहेंगे. इसके अलावा डिफरेंट टर्म्स हैं IND, NDA. IND क्या है? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एग्जाम्पशन. जो न्यू ड्रग्स हैं वो हमारे पास उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमारे पास जो अथॉरिटी है उसका नाम है IND. एन एप्लीकेशन ऑफ FDA, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है उसके अप्रूवल जो है वो टू कैरी आउट न्यू ड्रग ट्रायल्स इन ह्यूमंस रिक्वायर एनिमल डाटा. एनिमल डाटा पहले से मौजूद होगा और फिर FDA के अप्रूवल के बाद इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एग्जाम्पशन होगी और हमारे पास ह्यूमंस के अंदर न्यू ड्रग के ट्रायल्स होंगे. NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन. NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन. अब ये हमारे पास FDA से अप्रूवल लेती है और मार्केट के अंदर न्यू ड्रग लेते हैं. IND जो है वो इन्वेस्टिगेशनल है,
मतलब कोई नई ड्रग आई है, उसकी एनिमल टेस्टिंग होगी है, अब उसकी ह्यूमन टेस्टिंग करनी है, इसके लिए भी हमें एफडीए से अप्रूवल चाहिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। और एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन, मतलब नई ड्रग बन गई है, मार्केट में लाने के लिए एफडीए से अप्रूवल चाहिए, इसको हम कहेंगे एनडीए। इसके बाद है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर हमारे पास स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल हैं जो कि यूजुअली प्रोटीन होते हैं और ड्रग्स को ट्रांसमिट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लाइक जो वो ड्रग्स जो कि परमिएबल नहीं होती, लाइक सोडियम चैनल्स होते हैं, पोटेशियम चैनल्स होते हैं, एटीपीएस होते हैं, सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास होते हैं फेज 1 और फेज 2 फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। ये हमारे पास रिलेटेड हैं जो कि ये प्लेसिबो, सिंगल ब्लाइंड स्टडी और डबल ब्लाइंड स्टडी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। फेज 1, 2, 3 क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या मतलब है? 3 पार्ट होते हैं क्लिनिकल ट्रायल के। जब वो एनडीए और एनडीए जब एफडीए को सबमिट करता है तो वो 3 तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसके आगे हमारे पास स्टडी आएगी, इसके आगे डिटेल आएगी। और उसके बाद हमारे पास पॉजिटिव कंट्रोल होता है। पॉजिटिव कंट्रोल क्या है? हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड थेरेपी टू बी यूज्ड अलॉन्ग विद द प्लेसिबो टू इवैल्यूएट सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी ऑफ द न्यू ड्रग। अब ये पॉजिटिव कंट्रोल हर सिस्टम के अंदर जब भी हम कोई चीज़ काम करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो सेट होता है, वो स्टैंडर्ड हमारे पास ऐसा कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ ड्रग हैं ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग का मतलब कतई तौर पर ये 3 ड्रग नहीं है, ये वो ड्रग हैं जिनके हमारे पास पेशेंट जो हैं वो बहुत कम होते हैं, और कुछ जो ऑर्फन ड्रग्स वो हैं जो कि हमारे पास जिनके पेशेंट बहुत कम होते हैं, लाइक कोई ऑर्फन ड्रग्स हमारे पास वो होते हैं जिनके पेशेंट बहुत कम होते हैं दुनिया में। कुछ कंट्रीज जो हैं वो उन कंपनीज को एडवांटेज देते हैं जो कि हमारे पास इस तरह की ड्रग्स ऑर्फन ड्रग्स बनाते हैं। ऑर्फन ड्रग्स का मतलब ये 3 ड्रग नहीं है, वो ड्रग्स जो कि बहुत कम लोगों को दरकार होती हैं उनको कहते हैं ऑर्फन ड्रग्स। और वो कंट्रीज जो हैं जो कि हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस तरह की कंपनीज को एडवांटेजेस भी देते हैं, कमर्शियल एडवांटेजेस वगैरह देते हैं। इसके बाद हमारे पास है ड्रग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। ड्रग डेवलपमेंट और रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो हर साल न्यू ड्रग्स आती रहती हैं, और न्यू ड्रग डेवलपमेंट, एक ड्रग की डेवलपमेंट के लिए तकरीबन $500 मिलियन तक जो है हमारे पास अमाउंट होनी चाहिए, और ताकि हम जो है न्यू ड्रग जो है वो डेवलप कर सकें। इसके अलावा हम सेफ्टी और एफिकेसी टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनिमल टेस्टिंग करते हैं। एनिमल टेस्टिंग के अंदर हम ये करते हैं कि इंसानों से पहले हम जानवरों के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या आ रहा है और किस तरह से हमने इसको यूज़ कैसे करना है और इसकी अर्जेंसी ऑफ एप्लीकेशन क्या है। इसके अलावा एक्यूट टॉक्सिसिटी जो है वो हर न्यू ड्रग की हम चेक करते हैं। इस स्टडी से हमें पता चलता है कि एक्यूट टॉक्सिसिटी को हम 2 स्पीशीज़ के अंदर चेक करते हैं, एक रॉडेंट यानी कि एक मैमल और एक नॉन रॉडेंट यानी कि नॉन मैमल। 2 स्पीशीज़ के अंदर हम उसकी डोज बढ़ा के देखते हैं कि इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या क्या आ सकते हैं। इसके अलावा सब एक्यूट क्रॉनिक टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे पास, अगर हमने क्रॉनिकली मेडिसिन को यूज़ करना है 2 से 4 हफ्ते तक हमने मेडिसिन को यूज़ कराना है या 6 से 24 महीने तक, तो एटलीस्ट 2 स्पीशीज़ के अंदर हम ये क्रॉनिक स्टडीज़ करेंगे और फिर बताएंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी होती है नहीं होती, अगर होती है तो उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टेस्ट कि हम क्या क्या टेस्ट करते हैं। फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल्स टेस्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं और कार्सिनोजेनेसिस टेस्ट करते हैं कि हमारे पास एनिमल्स के अंदर उसका यूज़ क्या हो रहा है, यानी कि वो किस चीज़ के लिए क्या बेनिफिट दे रही है एनिमल्स में। फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से तो नहीं इंटरफेयर करी, कार्सिनोजेनेसिस तो नहीं कर रही। इसके अलावा हमारे पास फेज 1 के अंदर सबसे पहले एनिमल टेस्टिंग के बाद 3 फेजेस आते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 के अंदर हमारे पास 200 तक ह्यूमन वॉलंटियर होते हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल होते हैं, उनको ड्रग दी जाती है और ड्रग दे के तो उनके अंदर हमारे पास इफेक्ट चेक किया जाता है। फेज 2 के अंदर हमारे पास लोगों की तादाद जो है वो हमारे पास बढ़ा दी जाती है और इवेलुएशन करते हैं हम मॉडरेट नंबर पे। फेज 3 के अंदर हम जो है वो 1000 से 6000 लोगों के ऊपर जो है वो ट्रायल करते हैं और फेज 4 के अंदर मार्केट के अंदर लेके आते हैं ड्रग को, और मार्केट के अंदर लाने के बाद भी उसकी पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस चेक करते हैं कि उसके अंदर कौन से इफेक्ट्स आ रहे हैं। यूजुअली हमारे पास फेज 1 और फेज 2 अगर क्लियर हो जाते हैं तब कोई ड्रग फेज 3 और फेज 4 में जाती है, वरना नहीं जाती। ड्रग डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फेज 1 में हमारे पास 20 से 100 सब्जेक्ट्स होते हैं और ये नॉर्मल पर्सन होते हैं। फेज 2 के अंदर हमारे पास 100 से 200 पेशेंट्स होते हैं। पेशेंट के अंदर फिर रिकवरी चेक करते हैं, अगर ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं, सही रहते हैं, तो हम फेज 3 के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर हम 1000 से 6000 तक पेशेंट के अंदर डबल ब्लाइंड स्टडी करते हैं। और फिर फेज 4 के अंदर पोस्ट मार्केट सर्वेलेंस होती है और फिर उसके ऊपर मजीद रिसर्च जारी। अब ड्रग्स जो है उनको हमने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, A, B, C, D, X। और ये कैटेगरीज हमने क्यों बनाई है कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है वो हमारे पास इनकी डिफरेंसेस आ जाते हैं। लाइक A ड्रग जो कि बिल्कुल सेफली हम दे सकते हैं, B ड्रग जिसके बहुत स्लाइट इफेक्ट आते हैं, C ड्रग ये भी हमारे पास जो है B के रिलेटेड है, थोड़े से इफेक्ट्स आते हैं, D और X जो है वो टोटली इनहिबिटेड कैटेगरीज हैं और ये हमारे पास टेराटोजेनिक हो सकते हैं ड्यूरिंग द यूटेराइन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। रिसेप्टर की अगर हम बात करें, वो मॉलिक्यूल जिस पर ड्रग बाइंड करेगी और अपने बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद हमारे पास है इनर्ट बाइंडिंग मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो कि
ड्रग को बाइंड करेगा विदाउट चेंजिंग एनी फंक्शन, उसको हम इनर्ट बाइंडिंग मॉलिक्यूल कहेंगे या साइट कहेंगे। इफेक्टर कंपोनेंट क्या है? इफेक्टर वो है जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कराने के अंदर हमारे पास रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर आके ड्रग लगेगी। वो ड्रग वो जो रिसेप्टर हैं फिर वो स्पेशल प्रोटीन लाइक जी प्रोटीन को कपल करेंगे। जी प्रोटीन जो है वो जाके हमारे पास इफेक्टर पे लाइक एडेनालाइल साइक्लेज हमारे पास एक इफेक्टर था सेकेंड ईयर में हमने स्टडी किया था, उस पर जाके लगेगी तो हमारे पास इफेक्टर आके काम करेगा। लाइक आयन चैनल भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, कोई एंजाइम मॉलिक्यूल भी हो सकता है इफेक्टर। इसके बाद हमारे पास रिसेप्टर साइट की बात करें, रिसेप्टर साइट की अगर हम बात करें तो वो स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा और ड्रग जहाँ पे आके बाइंड करेगी उसको हम रिसेप्टर साइट कहेंगे। स्पेसिफिक रीजन को स्पेयर रिसेप्टर वो होते हैं जिस पे ड्रग बाइंड नहीं करती, क्योंकि व्हेन द ड्रग कंसंट्रेशन इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस मैक्सिमल रिस्पॉन्स, और वो रिसेप्टर्स जो फिर बच जाएंगे। लाइक हमारे पास 10 रिसेप्टर हैं, उन 10 में से 3 रिसेप्टर से आके ड्रग बाइंड करके अपना नॉर्मल मैक्सिमल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हमारे पास बाकी जो 7 रिसेप्टर बचे हैं उनको हम स्पेयर रिसेप्टर कहेंगे। इसके बाद हमारे पास होते हैं एगनिस्ट। एगनिस्ट की टाइप्स होती हैं डिफरेंट। एगनिस्ट वो होते हैं जो ड्रग को एक्टिवेट करेंगे और उसके रिसेप्टर से बाइंडिंग जो है उसको इंक्रीज करेंगे। अ ड्रग दैट एक्टिवेट्स इट्स रिसेप्टर्स अपॉन बाइंडिंग, जब वो रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगी, उसको हम कहेंगे एगनिस्ट। अब इसमें 3 तरह के एगनिस्ट हो सकते हैं। पार्शियल एगनिस्ट हो सकते हैं, फुल एगनिस्ट हो सकते हैं, या फिर एलोस्टेरिक एगनिस्ट